अब मान लीजिए जैसे अब मैंने इस तरीके से पैर रखे हैं और ये मैंने अपना क्रॉस लेग कर लिया है यहाँ पे, ठीक है, कोई इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने अपने फिजियोथेरेपी पे बहुत ही अच्छे से फोकस किया है, इसलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज़ें कर पा रहा हूँ। रनिंग कर पा रहा हूँ, 10 चीज़ें कर पा रहा हूँ, स्विमिंग कर पा रहा हूँ, और स्विमिंग तो वैसे ही और अच्छा होता है। नमस्कार दोस्तों। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि ये क्रॉस लेग जिस तरीके से मैं बैठा हूँ, इस तरीके से क्या बैठना ठीक है, गलत है, क्या चीज़ है? तो यार देखो, मेरे एक्सपीरियंस में, और उससे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैंने वीडियो पे देखा है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, अजीब तरीके के कमेंट रहते हैं उनके। बट मैं यही बोलना चाहूँगा यार, मैं हमेशा एक डिस्क्लेमर इसलिए देता हूँ कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मेरा रहा है। ये मेरी जो पर्सनल चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी है। लेकिन जब भी आप इस वीडियो के बेसिस पे उस तरीके से अपने आप को ट्रीटमेंट देना, वो सब मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि सबकी अपनी जर्नी है। सबको अपने हिसाब से फिजियोथेरेपिस्ट है, उनके जो सर्जन हैं उनसे कॉन्टैक्ट करके, उनसे एडवाइस लेके ही आगे बढ़ना चाहिए। खैर, वीडियो के टॉपिक पे वापस आते हैं। मैं बात कर रहा था कि आलती-पालती जिसको बोलते हैं, क्रॉस लेग किस तरीके से बैठ सकते हैं और क्या प्रोसेस होता है, मैंने कब से स्टार्ट किया, पूरे वीडियो में से मैं बताने वाला हूँ। देखो, पहली चीज़ तो ये कि इस तरीके से क्रॉस लेग मैंने बैठना जो स्टार्ट किया था वो 6 मंथ्स के बाद किया था। अब अगला क्वेश्चन आता है कि भाई क्रॉस लेग बैठने के लिए कोई स्पेशल एक्सरसाइज़ है क्या? तो यार देखो, हमेशा कोई स्पेशल एक्सरसाइज़ नहीं होती। अगर मैं आपको पर्टिकुलर चीज़ें बता दूँ कि यार ये वाली एक्सरसाइज करने से होगा है, आपको पूरा नी स्ट्रॉन्ग करना है ना, पूरी लेग स्ट्रॉन्ग करनी है। ये तो है नहीं कि खाली बस एक हल्का-सा मैंने एक एक्सरसाइज नी रेज़ बताई तो आप नी रेज़ करने लगे, मैं नी बेंडिंग बताई तो बस नी बेंडिंग पे सारा फोकस चला गया। 6 महीने, क्योंकि जो पूरा एक प्रोसेस होता है, जो सारे फेजेस होते हैं, जो मैंने एक्सरसाइज वाले वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है और इवन करके भी दिखाया हुआ है। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5, फेज़ 6, टोटल 6 फेजेस हैं। और जब छठे फेज़ में आते हैं तो आप उसके बाद रिटर्न टू स्पोर्ट्स में आते हैं। उसके बाद जाके तब पूरा कंफर्टेबल हो गया, तब मैंने बैठना स्टार्ट किया था। और ऑब्वियस सी बात है, मैंने डॉक्टर से भी एडवाइस लिया, उन्होंने बोला कि भैया आप एक बार रिटर्न टू स्पोर्ट्स में आ जाते हो, मतलब कि ये कि आप ऑलमोस्ट पूरी तरीके से फिट हो गए हो। बाकी एक और भी वो क्वेश्चन आते हैं कि हमारी जो नी में स्वेलिंग है, ये जो स्वेलिंग वाला पॉइंट है, मैंने बहुत सारे वीडियो में डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में कि नी में स्वेलिंग कब आती है, कैसे क्या करना है। नी में आपके जो भी इशू आ रहा है, पहली बात तो आप सारे वीडियोस देख लो। दूसरी बात, किसी को भी, किसी चीज़ को भी, किसी वीडियो को भी एक एडवाइस की तरह मत लो। मतलब वो मेरा एक्सपीरियंस था, ठीक है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। हो सकता है आपकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाए, हो सकता है आपकी रिकवरी थोड़ा लेट हो जाए, बट मैंने जो एक्सपीरियंस शेयर किया, एक जर्नी उस तरीके, मोस्टली लोगों की जर्नी उसी तरीके से होती है, बट सबका रिकवरी फेज़ अपना अलग-अलग होता है। बट आपको इस तरीके से ये नहीं करना कि अगर ये चीज़ें, और हाँ, एक और याद आता है, सब लोग पूछते हैं कि आपने मेडिसिन कौन सी ली? तो इसलिए मेडिसिन वगैरह सारी चीज़ें मैं कभी कमेंट में नहीं बताता, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि यार वो मेरी बॉडी के लिए था। मेरे सर्जन ने लिखा था कि भाई ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। अब ये नहीं कि आपने सेम मेडिसिन उठा के आपने सेम लेना स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं होता है। आप हमेशा, सबसे पहली चीज़ है, मतलब वीडियो से भी पहले सबसे पहली प्रायोरिटी आपके सर्जन है और आपके फिजियोथेरेपिस्ट है। ये 2 लोग हैं, इन्हीं को आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना है। अब क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि यार हमारे सर्जन ने तो बोला है 3 महीने के अंदर, जैसे मेरे सर्जन ने बोला था कि आपको 2 महीने के अंदर पूरा नी बेंड करना है। इवन 6 वीक्स के अंदर, 6 टू 8 वीक्स के अंदर आपको पूरा नी बेंडिंग करके ही वापस आना है, देन आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। बट बहुत लोगों का होता है कि 6 महीने हो गए, उनका फुल नी बेंड ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आपको भाई सबसे पहली चीज़ ये करनी चाहिए, वीडियोज़ वगैरह से हट के फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, उससे कॉन्टैक्ट कीजिए, वही आपको अच्छी सलाह देंगे और वही आपका नी बेंड करवाएँगे। बहुत लोग कहते हैं कि यार मेरा नी जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो ज़बरदस्ती करता है। तो देखो, नी बेंडिंग में होता है, ऐसे इश्यूज़ आते हैं कि बहुत कभी-कभार खुद को हमें फ़ोर्सफुली करना पड़ता है उस चीज़ को, बट एक चीज़ का ध्यान रखना, इतना भी फ़ोर्सफुली नहीं करना, एकदम ज़बरदस्ती नहीं करना, बट थोड़ा हल्का-सा, हल्का-हल्का पुश करना है उस चीज़ को। अभी जैसे मान लो ये नी बेंडिंग है, ठीक है? तो ये है। तो अब बहुत लोगों का इस तरीके से आता है, फिर इस तरीके से, इस तरीके से। एक पॉइंट आता है उनका, यहाँ पे आके रुक जाता है। बट उसके बाद आपको धीरे-धीरे अपने टारगेट सेट कर लो, यहाँ पे आपने इतना बनाया, फिर यहाँ पे इतना बनाया, फिर आज ये नहीं है कि आपको एक ही दिन में पूरा ऐसे नी बेंड कर देना है, इस तरीके से नहीं करना। डेली छोटे-छोटे टारगेट्स बनाओ, उसके बाद आई एम टेलिंग यू, थोड़ा पेनफुल होता है बट हो जाएगा। हमेशा बस कोई भी चीज़ फॉलो करने से पहले अपने फिजियोथेरेपिस्ट सर्जन को हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रखें, तभी आप आगे बढ़ पाएँगे। ये नहीं कि आपने इधर से देखा, उधर से देखा, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है और तभी आप उसी के साथ आगे बढ़ पाते हैं। और अब कहते हैं कि
ये नहीं है कि आपको 6 महीने हो गए सर्जरी को और आपने फिजियोथेरेपी करी नहीं और 6 महीने बाद आप इस तरीके से बैठ रहे हो। पहली बात तो आप बहुत कम चांसेस होंगे आप इस तरीके से बैठ ही पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है उसके अंदर आपकी फिजियोथेरेपी। ठीक है, रिकवरी जो फेस होता है आपका, वो इस तरीके से ही मैटर करता है। और मैटर कब करता है? तब आप अच्छे से अपने रिकवरी प्रोसेस पे अच्छे से ध्यान देते हो। तो इस चीज़ का हमेशा फोकस रखिए, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। बाकी कमेंट में सबके पढ़ता हूँ, हो सकता है बहुत बार लेट हो जाता है मेरे को रिप्लाई करने में, बट इस चीज़ का ध्यान रहे। कमेंट कर देना जो भी आपका कोई भी टॉपिक हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।